अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी हम दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं तो उनसे आने वाली रोशनी आहिस्ता आहिस्ता रेड शिफ्ट होती है, जिसकी वजह डॉपलर इफेक्ट है। मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं और अब हमें एक ऐसी टेलीस्कोप चाहिए जो इस रेड लाइट को कैप्चर कर सके और एनालाइज कर सके। इसीलिए दूर की चीजों को देखने के लिए हम जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस में भेज रहे हैं। यहां पर मैं आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं और इस स्ट्रक्चर को हम आगे जाकर बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में 4 मिरर्स लगे हुए हैं, जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। वैसे तो जो प्राइमरी मिरर है येलो कलर का, शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह, उसमें 18 सेल्स लगे हुए हैं, लेकिन उसको हम एक ही मिरर समझेंगे। तो हमारे पास 4 मिरर्स हैं जो कि डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं हम। उसके अलावा नीचे 5 शील्ड्स लगी हुई हैं जो कि सूरज की गर्मी से और रेडिएशन से इसे बचाती हैं। यहां पर आपके पास थ्रस्टर्स भी मौजूद हैं जो कि इसको इसके ऑर्बिट में अलाइन रखते हैं, और रिएक्शन व्हील्स भी मौजूद हैं जिसके बारे में भी हम डिटेल में जानने जा रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम भी हैं और बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन भी है। यह भी बता दूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में एक बहुत बड़ा क्रायोजेनिक कूलर भी मौजूद है जो कि -200 से नीचे इसका टेम्परेचर रखता है ताकि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से काम कर सके। जेम्स वेब टेलीस्कोप को हमने जमीन से 2021-25 दिसंबर को लॉन्च कर दिया और अब आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी मंजिल की तरफ है जो कि है L2 लैग्रांज पॉइंट, जो कि मैं आपको यहां पे तस्वीर दिखा। और आहिस्ता आहिस्ता जेम्स वेब टेलीस्कोप खुलना भी शुरू होगी, डीकंप्रेस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त रॉकेट में इसको कंप्रेस करके डाला गया है। तो 2 हफ्ते इसको लगेंगे अनफोल्ड होने में और 29 दिन लगेंगे इसको L2 लैग्रांज पॉइंट पर पहुंचने के लिए, जो कि तकरीबन 1 मिलियन माइल्स यानी कि 10 लाख मील दूर है दुनिया से, हमारी जमीन से। नासा के साइंसदानों के मुताबिक, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में जितना भी डाटा लिया गया है वो सारा का सारा नासा की वेबसाइट्स और उनकी मूवी से लिया गया है, तो उनके साइंसदानों के मुताबिक 6 महीने चाहिए जब हमारे पास जेम्स वेब टेलीस्कोप की तरफ से पहला डाटा सेट आएगा। उस वक्त तक इसकी कैलिब्रेशन की जाएगी और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स की फंक्शनिंग चेक की जाएगी। इसे सर्विस नहीं किया जा सकेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए हबल टेलीस्कोप की तरह, जिस तरह हबल टेलीस्कोप को हम सर्विस कर देते हैं, इसे सर्विस नहीं किया जा सकता। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होगा इसे ठीक करना। मैं आपको यहां पर दोबारा इसकी तस्वीर दिखा रहा हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले स्टेप में कम्युनिकेशन एंटीना डिप्लॉय किया जाएगा। जब ये जमीन से निकलेगी उससे पहले सोलर एरे डिप्लॉय हो चुकी होगी, फिर हमारे पास सनशील्ड इसकी आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी और वो डिप्लॉय होगी, फिर सेकेंडरी मिरर इसका डिप्लॉय होगा, वो खुलेगा और वो डिप्लॉय होगा, और फिर सबसे अहम चीज प्राइमरी मिरर जो कि आपको छत्ते की तरह नजर आ रहा है वो डिप्लॉय होगा, और साथ साथ ये L2 पॉइंट की तरफ अपना सफर भी जारी रखेगी। अब आपका सवाल ये होगा कि L2 पॉइंट क्या है? हमारी जमीन के करीब और सोलर सिस्टम में 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हम अपनी बहुत सी सैटेलाइट्स और बहुत सी टेलीस्कोप्स फ्यूचर में भेजने जा रहे हैं, जिनको लैग्रांज पॉइंट्स कहा जाता है। और इन पॉइंट्स की खसूसियत यह है कि ये पार्किंग लॉट्स हैं, जिस तरह गाड़ियां पार्क करते हैं ना, इसी तरीके से यहां पर इन पॉइंट्स पर जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी करीब हैं उनकी नेट ग्रेविटी और उस ऑब्जेक्ट की सेंट्रीपिटल फोर्स वो बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि अगर इस जगह पर आप किसी भी सैटेलाइट को या टेलीस्कोप को छोड़ेंगे तो वो सूरज के साथ और जमीन के साथ हमेशा अलाइनमेंट में रहेगी, वो उस पॉइंट के गिर्द तो रिवॉल्व करेगी। आप यहां पर देख भी सकते हैं कि L2 के गिर्द ये सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी, टेलीस्कोप रिवॉल्व करेगी, लेकिन जैसे जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूमेगी, जेम्स वेब टेलीस्कोप भी जमीन के गिर्द, जमीन के साथ साथ सूरज के गिर्द घूमेगी। और यहां पर यह भी बता दूं कि इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट यह भी होता है कि हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ज्यादा रिलायबल और स्टेबल काम करती है। जितना हम सूरज से दूर लेकर जाते हैं, प्लैनेट से दूर लेकर जाते हैं सैटेलाइट्स को, तो उसे रेडिएशंस का सामना कम करना पड़ता है और उसकी वजह से उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो मैं आपको दूसरी तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से L2 के गिर्द घूमती जाएगी और ज़मीन के साथ साथ सूरज का चक्कर लगाएगी, तो इसका चक्कर पूरा का पूरा सूरज के गिर्द लगेगा।
जेम्स वेब टेलीस्कोप को हमने आरियन स्पेसक्राफ्ट के जरिए भेजा, आरियन 5 रॉकेट के जरिए। आरियन 5 बहुत ज्यादा यूज किया जाता है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, 100 से ज्यादा मर्तबा ये स्पेस में जा चुका है और इस पर बहुत सी ऑब्जर्वेटरीज और टेलीस्कोप्स पहले भी स्पेस में भेजी जा चुकी हैं। मैं आपको यहां पर इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूं, तो देखें कि ये 53 मीटर इसकी हाइट है, 53 मीटर इसकी हाइट है। और 2021 में जब ये 25 साल पूरे कर चुका है अपने ऑपरेशन के, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में लेके गया। और मैं आपको यहां पर इसके मुख्तलिफ फेजेस भी दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि इस लॉन्च से पहले ही इस पर काम शुरू हो जाता है, इसके मुख्तलिफ फेजेस की मुख्तलिफ चीज़ों की डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाती है। और फिर जब इसको लॉन्च किया जाता है तो किस तरीके से ये ऊपर जाता है, इसके बूस्टर, फ्यूल बूस्टर रॉकेट्स साइड पर होते हैं, फिर इसका मेन फ्यूल रॉकेट्स अलग हो जाता है, बॉडी उसकी स्टेज 2 अलग हो जाती है, और फिर हमारे पास टेलीस्कोप बचती है जो कि ज़मीन के गिर्द इनिशियली चक्कर लगाती है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है, और फिर ये L2 पॉइंट की तरफ रवां दवा हो जाएगी, क्योंकि इस पर भी जेट इंजन लगे हुए हैं, तो ये भी अपनी अलाइनमेंट कर सकती है। और अगर आप रॉकेट के स्पेस में जाने की डिटेल जानना चाहते हैं तो उस पर मैं मुख्तलिफ वीडियोस बना चुका हूं, वो देख सकते हैं। करना क्या, सबसे पहले हमने एक्सो प्लैनेट्स को सर्च करना है। एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं? एक्सो प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, बहुत से दूसरे सोलर सिस्टम है हमारी कायनात में, उनमें जो प्लैनेट्स हैं उनको एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है। 1990 की दिहाई में पहला एक्सो प्लैनेट दरियाफ्त हुआ था, हमने उसको टेलीस्कोप की मदद से देखा था। जबकि हम 19वीं सदी से 1917-18 से जानते हैं कि और प्लैनेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एक्सो प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन देखा हमने 1990 में। और आज जब हमने केपलर मिशन भेजा तो उसने तो मीना बाजार लगा दिया एक्सो प्लैनेट्स का, हजारों एक्सो प्लैनेट्स उसने दरियाफ्त किए, और आज इस डेट में 4877 एक्सो प्लैनेट्स हैं जो कि हम जानते हैं, और हम मजीद एक्सो प्लैनेट्स को भी जानना चाहते हैं। लेकिन ये जो एक्सो प्लैनेट्स हैं जिनको हम जानते हैं, इनकी एटमॉस्फेयर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इनकी एटमॉस्फेयर किस चीज़ से बनी है। अगर हम ज़मीन के एटमॉस्फेयर देखें तो ज़मीन के गिर्द एक बहुत छोटी सी एटमॉस्फेयर है जिसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस है, लेकिन जैसे जैसे हम सूरज से दूर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर्स निस्बतन बढ़ती जाएंगी। मार्स की एटमॉस्फेयर छोटी है, लेकिन आप गैस जायंट्स की बात करें तो उनकी एटमॉस्फेयर निस्बतन बढ़ती जा रही है। और जब हम सूरज की करीब आएंगे तो एटमॉस्फेयर ऐसा ऐसा खत्म होगी, क्योंकि सूरज उन गैसेस को, उस एटमॉस्फेयर को बिल्कुल रिप ऑफ कर देता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ऐसी ही एटमॉस्फेयर्स को देखने जा रही है, क्योंकि इसके पास जो कलेक्टिंग एरिया है, जो फोटॉन्स आके लगाए इससे लगेंगे, उसका जो कलेक्टिंग एरिया है ग्लास का, वो 10 गुना ज्यादा है हबल टेलीस्कोप से। तो ये ज्यादा फोटॉन्स को कलेक्ट करेगी और इसकी वजह से इसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी होगी और ये दूर तक देख सकेगी। मैं आपको यहां पर एक सूरज से आने वाली रोशनी दिखा रहा हूं, जिसके आगे अगर हम प्रिज्म रखेंगे तो हमें पूरा स्पेक्ट्रम नजर आना चाहिए। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि इस सूरज के आगे एक प्लेनेट आ गया है और उस प्लेनेट की एनवायरनमेंट से होती हुई रोशनी हमारे पास आ रही है। अब उस प्लेनेट की एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिक गैसेस भी मौजूद हैं, मटेरियल्स भी मौजूद हैं, पानी भी मौजूद हो सकता है। हर मटेरियल, हर गैस अपने हिस्से की रोशनी की वेवलेंथ अपने पास रख लेगी, यानी वो एक किस्म की चोर है। वो कुछ वेवलेंथ को या कुछ फ्रीक्वेंसीज को अपने पास रख लेंगे, जो कि आपको ब्लैक डॉट्स में नजर आ रहे हैं। अब जो मेरे पास रोशनी आएगी उसमें वो इंफॉर्मेशन छुपी होगी, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो प्लेनेट है जो कि सूरज के सामने आ रहा है, मैं सूरज को देख रहा हूं, उसके आगे एक प्लेनेट आ रहा है और उसकी बहुत छोटी उसकी एटमॉस्फेयर है। वो एटमॉस्फेयर किस चीज की बनी हुई है, इन लाइन से मुझे पता चलेगा कि उसमें हाइड्रोजन मौजूद है, उसमें मीथेन मौजूद है, उसमें कार्बन मौजूद है, कार्बन की मुख्तलिफ गैसेज मौजूद है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलेगी। लेकिन जब बहुत दूर से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ रही होती है तो वो रेड शिफ्ट कर जाती है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम थोड़ा सा मूव कर जाएगा। लेकिन क्योंकि हम पूरे सिग्नेचर को देख रहे होते हैं, पूरी लाइनों को देख रहे होते हैं, इसलिए हमें अंदाजा हो जाता है कि ये चीज मूव की हुई है, हमें स्पेक्ट्रम में किसी और जगह पर नजर आ रही है, रेड शिफ्टेड है, लेकिन एक्चुअली ये है हाइड्रोजन। जिस तरीके से अगर आप मुझे टोपी भी पहना लें और किसी और जगह भी खड़ा कर दे तो आप मुझे पहचान सकते हैं। इसी तरीके से हम रेड शिफ्टेड चीज़ों को स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगा हुआ है, उससे पहचानते हैं और हमें पता लग जाता है कि इस प्लेनेट पर किस किस्म के केमिकल्स मौजूद हैं और इसके एटमॉस्फेयर किस
तरीके से बनी हुई है।